फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं प्रीति चक्रवर्ती आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो है स्टार्ट करने वाले थे, जो हमारे कुछ जो टॉपिक्स छूट गए हैं, आज हम उनको कवर करेंगे। सो इस कड़ी में सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, अगर आप नाम से समझना चाहें तो मैं आपको समझा दूं कि जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एक्चुअली किस पार्ट में, जो हमारा किस पार्ट में डिवाइड होता है, वो मेनली डिवाइड होता है तीन पार्ट्स में। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक है वो तीन पार्ट्स में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तीन चीज़ों में जो है वो डिवाइड होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम जी, अब आप बोलोगे कि मैम ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो चीज़ है वो कंडक्टर है, कोई भी चीज़ जो है इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ फ्रेंड्स कि अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो वो इस तरीके से उसका कुछ एटॉमिक नंबर होता है और उसमें ये जो तीन जो हैं वो बैंड्स बने होते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से दिखाना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वाला बैंड देखें तो ये जो बैंड है फ्रेंड्स, ये मेरा इंडक्शन बैंड है। कौन सा है मेरा, ये जो है ये मेरा कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड है। ठीक है, ये वाला जो है ये बैलेंस बैंड होता है। बीच वाला जो होता है वो होता है हमारा एनर्जी गैप और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा कंडक्शन बैंड। फ्रेंड्स, अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए तो आज के बाद आपको कभी भी इंसुलेटर और कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे कि ये है बैलेंस बैंड, ये है हमारा कौन सा, एनर्जी गैप, और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ठीक है, ओके मैम, इतना तो हम समझ गए। चलिए अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक जो है एटॉमिक नंबर ले लेती हूँ। ठीक है, पहले हम इसकी कुछ खासियत बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी एक सिलिकॉन या जर्मेनियम, कार्बन, कोई भी एक वो ले लेती हूँ जिसका एनर्जी गैप जो है, चलिए यहाँ पे आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको ये तो पता है फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि मेरे पास सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जब हम उसे 2, 8, 18 से भरते हैं तो लास्ट में 4 बचता है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये कैसे भरते हैं। ये हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है K, ये होता है L, ये होता है M और ये होता है N। आई होप ये सबको पता होगा। ठीक है, अब अगर हम K की किसी भी शेल की बात करें तो वो 2n² से भरता है फ्रेंड। 2n² से मतलब पहला K जो है वो 1 है, तो K 2 × 1 कितना हो गया 2, यानी जो पहला वाला रहेगा उसमें कितने एटम्स भरेंगे 2। ठीक है, अब L की बात करते हैं तो L कितना होता है, ये होता है 2n² मैम। तो 2n² मतलब 2 की पावर स्क्वायर, यानी कितना आएगा 8 आएगा। अब m की बात करते हैं, यानी कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, अब m की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो m कितना हो गया, m हो गया मेरा 2 × 3 का स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18, यानी कि जो हमारे एटम्स भरते हैं वो भरते हैं 2 8 18, 2 8 18। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया एटॉमिक। अब मान लीजिए कोई ऐसा एटॉमिक नंबर है जिसका 21 है। ठीक है, अब 21 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, पहले वाले में 2 तो जाने ही है, दूसरे वाले में 8 तो जाने ही है, तीसरे वाले में 18 तो जाने हैं। तो कितने हो गए ये 10 10 प्लस 28 हो गया। चलो इसको थोड़ा सा 29 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 29 हो गया, 28 हो गया। अब ये 28 हो गया। अब ये वाले में तो 2 8 18
होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए, 32 होना चाहिए अगर हम इसको भरें तो, लेकिन यहाँ पे कितना है 1। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो अपना ये जो सेल को जो पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बैलेंस बैंड। अगर यहाँ 1 बच रहा है तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 बच रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। अब अगर यहाँ 5 बच रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 3 बैंड होते हैं, ठीक है। पहला बैंड हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो होता है वो मैम बैलेंस बैंड होता है, ठीक है। दूसरा बैंड जो होता है वो होता है कंडक्शन बैंड, जो सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है। और तीसरा बैंड जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा एनर्जी गैप, ठीक है। कि कोई भी सॉलिड है उसमें ये 3 होंगे ही होंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि मैं एटॉमिक नंबर ले रही हूँ, मैं ऐसा कोई एलिमेंट ले रही हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 29 किसका होता है, ठीक है। सो 29 अगर हम ले रहे हैं तो इसकी एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे भरेगी, वो भरेगी 2 8 18 और 1 से। अब यानी कि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बन गया है, यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेगा 1। अब इसकी खासियत देखिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस बैंड में है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस बैंड में है फ्रेंड, तो वो कभी भी एनर्जी जो है वो एनर्जी कंडक्ट नहीं करती अगर वो बैलेंस बैंड में है। जब इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएगा, तब ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी, यानी कि कंडक्शन होगा। ये चीज़ आपको समझ गई कि अगर बैलेंस बैंड में कितने भी, मान लो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ये एक साथ मिलके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करा सकते, कंडक्शन यहाँ हो ही नहीं सकता। कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ में पहुंच जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में तो एक दीवार है ना, कौन सी दीवार है, एनर्जी गैप की दीवार है। जी हाँ, एनर्जी गैप की दीवार है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जो है वो तोड़ लेता है, वो अपनी एनर्जी, इस एनर्जी गैप को तोड़ लेता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तब तो ये चीज़ क्या बन जाती है, हमारा कंडक्टर बन जाती है। क्या बन जाता है, हमारा कंडक्टर बन जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस एनर्जी गैप को नहीं तोड़ पा और वो बैलेंस बैंड में ही रहते हैं तो वो इंसुलेटर बन जाते हैं। लेकिन हमारे पास दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि जैसे मान लीजिए इसका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा दूं। एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए सिलिकॉन एलिमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 0.7 है। यानी कि जब तक यहाँ पे 0.65, 0.69, 0.6 तक की एनर्जी जो है वो बैलेंस बैंड में दी जाएगी तो ये एनर्जी गैप नहीं टूटेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो कैसे बिहेव करेंगे, एज अ इंसुलेटर, जो एलिमेंट है वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही इसको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और ये एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगेंगे। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है, किस में कंडक्टिविटी लाई करती है
between insulator and resistor, between insulator and resistor, सॉरी कंडक्टर, उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। आई होप आपको आज की बात सेमीकंडक्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिलिकॉन के लिए 0.7 हो सकता है कि 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ठीक है ना। तो ये इतनी इन दोनों को एनर्जी चाहिए सिलिकॉन, और जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो दो ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने आपको पहला पार्ट जो है, जो सबसे मेन पार्ट होता है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो ये कहती है कि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है, मैंने क्या बताया, क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है एनर्जी गैप पे, और एनर्जी गैप जो होता है, अगर किसी भी चीज़ में टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो एनर्जी गैप में तो वेरिएशन होगा ही, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है वो हम वेरी कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर में वेरिएशन करके। इसके बाद डिप्लेशन की प्रॉपर्टी होती है। डिप्लेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है व्हेन डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर जॉइंड टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर देन द रिजल्टेंट डिप्लेशन जंक्शन कैन बी यूज्ड टू फर्दर शेप इलेक्ट्रिकल करंट इन अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये डोप क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। डोपिंग क्या प्रोसेस होती है कि जब हम इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, यानी कि अगर किसी सेमीकंडक्टर को एक दूसरे सेमीकंडक्टर के साथ, डोप्ड सेमीकंडक्टर को डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स के साथ हम मिला देते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड, जो रिजल्टिंग डिप्लेशन जंक्शन होता है उसे फिर हम कोई इलेक्ट्रिकल अदर दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइस में शेप दिया जा सकता है। थर्ड है हमारी लाइट एमिशन। लाइट एमिशन क्या होता है, कुछ जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडीज़ में यूज़ किया जाता है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, और इन्हें हम इनमें क्योंकि जो है थर्मो इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इन्हें थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो दोनों के दोनों प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये सिलिकॉन का दिया है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14 होता है। चलिए 14 को अगर मैं कॉन्फ़िगरेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 284, यानी कि ये तो जो है बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये क्या हो गया, ये बैलेंस नहीं है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन बन गए, बैलेंस या फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहाँ चले गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में चले गए, ठीक है ना, बैलेंस बैंड में, यानी कि यहाँ पे चले गए ये बैलेंस बैंड में। अब इसकी एनर्जी गैप कितनी, ऐसे ही यहाँ पे इसका देख लीजिए, ये होता है 32, तो ये हो जाएगा 2 8 18, कितना हो गया, हाँ 4, तो यहाँ पे भी कितना, तो देख लीजिएगा वैसे दोनों की 4 ही बैलेंस ही होती है। तो अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो सिलिकॉन जो होता है, अब हमें ये पता है कि इसको अपना कंप्लीट करने के लिए 18 बनाना है, इसे भी अपना कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे इन दोनों की बैलेंस ही कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पे अगर सिलिकॉन है तो अगर यहाँ पे 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम एनर्जी दे देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये टूट जाएगी, एनर्जी गैप टूट जाएगा, ये एज अ बैरियर जैसे काम करता है, तो ये टूट गई। अगर ये टूट गई तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, और ये कैसे क्या करने लगेंगे, कंडक्शन करने लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम जर्मेनियम के साथ होगा, इसकी 1.3 होती है, और उसको जैसे ही हम इतना दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई दे देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो इसका एनर्जी गैप होता है वो टूट जाता है और उसमें कंडक्शन होने लगता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है कि ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि बिल्कुल प्योर हो, जो कि बिल्कुल प्योर हो। अब प्योर मैंने आपको बता दिया, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। ये कुछ बातें लिखी हुई हैं,
ये आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हाँ, एक प्रोसेस यहाँ पे आया है, होल का जो वर्ड आया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस यहाँ पे जब बैलेंस के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ पे वो अपनी जगह पे क्या छोड़ जाता है, होल छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है, होल छोड़ जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे आइए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स जिसमें हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं। इम्प्योरिटीज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला के हम और कुछ नए जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये दो टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है एन टाइप और दूसरा होता है फ्रेंड पी टाइप। ठीक है, अब ये एन टाइप और पी टाइप कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। द प्रोसेस ऑफ एडिंग, अब डोपिंग समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एडिंग कंट्रोल इम्प्योरिटीज यानी कि ऐसी कंट्रोल इम्प्योरिटीज जो हम मिला रहे हैं टू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग दो टाइप की होती है, एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गई, एंटीमनी हो गई, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारा जर्मेनियम एटम है, जर्मेनियम के पास कितने हैं, 4 हैं, बट आर्सेनिक जो है उसके पास कितनी जो है वो है 5। ठीक है, कितने हैं, 5। सो अब देखिए ये अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए 4 तो इस शेयर कर लेगा, एक इससे 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 शेयर कर लेगा, बट एक जो है वो रिमेन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, यानी कि सरप्लस में होता है। और इसमें जो हम इम्प्योरिटी है वो कौन सी मिलाते हैं, पेंटावेलेंट, यानी कि जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वाली जो इम्प्योरिटीज़ होते एटम्स होते हैं, तो वो डोनर बनता है। डोनर मतलब जो देने वाला। दे कौन रहा है यहाँ पे, आर्सेनिक, मैंने जो आपको अभी नाम बताया आर्सेनिक, बिस्मिथ, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डोनर। तो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अब होल्स का मतलब क्या होता है कि होल्स का मतलब होता है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग एन एलिमेंट एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मतलब इसमें हम टेट्रावेलेंट मिलाते हैं फ्रेंड्स। टेट्रावेलेंट्स का मतलब जिसके पास थ्री एटम्स के जो है वो बैलेंसी होती है। अब 3 एटम्स की वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि 3 तो इसने शेयर कर ली, 1 2 3 तो शेयर कर लिए, बट एक क्या है, एक तो रह गया ना शेयर करने के लिए, क्योंकि 4 को 4 के साथ शेयर कराएंगे तब तो वो पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे एक जो है वो होल बन जाता है। तो पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं फ्रेंड्स, होल्स जो हैं वो आ जाते हैं। सो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वो एन टाइप, उसमें कौन सी मिलाते हैं हम, उसमें मिलाते हैं हम पेंटावेलेंट। और पी टाइप में हम कौन सी मिलाते हैं, टेट्रावेलेंट मिलाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, होल्स आ जाते हैं। ठीक है, सो ये जो इसमें मेजॉरिटी चार्ज क्या हो गया, होल्स हो गया, और जो माइनॉरिटी चार्ज क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया। सो आई होप आप लोगों को ये पी टाइप और एन टाइप का जो है वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही चीज़ इसमें दी हुई है कुछ
टेबल दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में क्या होती है, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पे 3 वैलेंसी, यानी इसमें पेंटावैलेंट, इसमें टेट्रावैलेंट। इसमें क्या करते हैं, एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एडिशनल क्या होता है, एक होल होता है। इसे हम, इसमें इम्प्योरिटी एटम क्या होता है, डोनर एटम होता है, और क्योंकि इसमें एक कम हो रहा है तो इसे एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटी एटम होता है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ये कैसा होता है, नेगेटिव आयन होता है। अब यहाँ पे आ जाइए तो इसका कंडक्शन बैंड कैसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे कंडक्शन बैंड ज़्यादा पास में रहेगा, यहाँ पे जो एनर्जी गैप रहेगा वो बैलेंस बैंड के पास रहेगा। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ डिफरेंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में भी देख लेते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर और नेचुरल सेमीकंडक्टर होता है। ये एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं। इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि पी टाइप और एन टाइप होते हैं तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हमारी कैसे इंक्रीज करती है, एक्सपोनेंशियली व्हेन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जबकि इसकी कैसे होती है, नॉर्मली होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसे कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि प्योर है, जैसा उसका होगा वैसे ही कंट्रोल, लेकिन इसमें क्योंकि हम डोपिंग करा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंट्रोल करा सकते हैं। अब बनाते हैं हम पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन क्या होता है, देखिए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों बनाया। अब अगर अलग अलग बनाया, ठीक है, एक में हमने टेट्रावैलेंट को ऐड कर दिया, एक में हमने किसको ऐड कर दिया, पेंटावैलेंट को ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं इस पी और एन टाइप दोनों सेमीकंडक्टर को जोड़ देती हूँ, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप दोनों को, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा पी एन जंक्शन बन जाएगा। जी हाँ, बन जाएगा। सो पीएन जंक्शन क्या होता है, अ पीएन जंक्शन इज द जंक्शन फॉर्म्ड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब क्योंकि एन टाइप में जो है वो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एन टाइप रहेंगे, और होल्स जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द पी टाइप रीजन। सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये मैं आपको डायग्राम की तरीके से समझाती हूँ कि ये मेरा P है, ये N है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जब इसमें डिफ्यूज़न कराया तो क्या होगा कि ये जो है ये कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, अब यहाँ पे तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे वो अपनी एक डिप्लेशन लेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डिप्लेशन लेयर। आगे समझाती हूँ कि डिप्लेशन लेयर क्या होता है। सो जैसे ही मैंने इसको सप्लाई से कन्वर्ट, ये इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया, तो क्योंकि ये पॉजिटिव से, तो ये क्या करेगा, ये तो यहाँ से रिपल करेगा, लेकिन ये कहाँ जाएगा, एन टाइप की तरफ जाएगा, और ये एन से क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये कहाँ जाएगा, पी टाइप की तरफ जाएगा। सो ये देखिए, ये एनोड है और ये हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। अब जैसे कुछ टाइम बाद ये जब डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी तो ये लोग क्या बना लेते हैं, एक डिप्लेशन लेयर बना लेते हैं। चलिए आपको बताती हूँ डिप्लेशन रीजन होता क्या है। ये वो रीज़न होता है जिसमें एक टाइम ऐसा आता है जिसमें फिर ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और ना ही होल्स होता है, यानी कि यहाँ पे अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वहाँ घूम सकते वो नहीं होता है। दिस इज़ द रीज़न विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द डिफ्यूज़न ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूज़न के बाद जो रीज़न बनता है, और उस रीज़न में ना ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना ही कोई फ्री होल्स होता है। इसका मतलब कि इस रीजन के बन जाने के बाद अब ना कोई P वाला यहाँ आ सकता है और ना ही ये क्या हो सकता है, N वाला यहाँ, क्योंकि अब कोई फ्री नहीं बचा। तो ये जो रीज़न होता है इसे हम कहते हैं डिप्लीशन रीज़न। और वंस दिस जंक्शन इज फॉर्म, जैसे ही ये जंक्शन बन जाएगा, देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द N मटीरियल टू द P मटीरियल, दस द इक्विलिब्रियम इज रीच। और इस स्टेज पे क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाती है, ठीक है।
अब इस जंक्शन को हम स्पेस फ्री रीजन या फिर ट्रांजिशन रीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अनकवर्ड चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, एक नेगेटिव वाली एक पॉजिटिव वाली, तो ये जो है ये नेगेटिव फील्ड सेटअप हो जाती है। अब इस डिप्लेशन अब अगर हमें बाकी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो एक बैरियर जैसे काम कर रहा है, तो ऐसा पोटेंशियल अब इसमें अप्लाई करना पड़ेगा जो इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। सो ये चीज़ जो कहलाती है ऐसा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दिस वोल्टेज डिफरेंस इज कॉल्ड built in potential और also called barrier potential। यानी कि अब इस रीजन को तोड़ने के लिए या जो वोल्टेज का डिफरेंस इस रीजन में बन रहा है उसे हम कहते हैं बिल्ड इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल। if any more electrons wants to go from n side to p side they have to overcome this potential barrier। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 0.7 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है सिलिकॉन के लिए, सॉरी, और मैंने 1.3 लिखवा दिया था, 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये है यहाँ पे मैंने 1.3 लिखवा दिया था, तो ये हो जाएगा 0.3, ओके 0.3। ठीक है। सो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा तो इस बैरियर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अब हम जो तोड़ने की मेथड है फ्रेंड्स वो अब दो टाइप की होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें बायसिंग करेंगे। बायसिंग क्या होती है, देखिए बायसिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, इसमें बायसिंग कराएंगे। बायसिंग का मतलब क्या होता है, बायसिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो पोलैरिटी ऑफ द पी और एन टाइप रीजन होती है वो डिपेंड करती है किस पे, बायसिंग पे। बायसिंग का मतलब कि अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ रही हूँ या मैं पॉजिटिव, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे दिया है तो अगर हमें सप्लाई देना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं पी को पी से जोड़ रही हूँ, ठीक है, पी एन जंक्शन, तो पी टाइप को अगर पी के साथ जोड़ रही हूँ और एन को एन के टाइप, तो ये तो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी। और अगर मैं पी एन टाइप में पी को एन टाइप से या एन को पी टाइप से जोड़ रही हूँ तो ये मेरी रिवर्स बायसिंग कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If PN junction diode, the PN junction is connected to the positive terminal and N type is connected to the negative terminal, then the free electron in N type side and the holes in the P types are moved towards the junction। देखिए क्या होगा, P टाइप जो है अगर वो P टाइप से कनेक्ट है और N टाइप जो है N टाइप से कनेक्ट है, यानी कि P टाइप के N टाइप में जाने की कोशिश करेंगे और N टाइप के P टाइप में जाने की कोशिश करेंगे ना। देखिए इस तरीके से ये डायग्राम है, ये P टाइप के कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, P टाइप में, और N टाइप के कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, N टाइप में, ठीक है। क्योंकि ये सब वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज रिपल करता है, ये मैंने सब आपको समझा दिया। आप एक बार इसे रीड कर लेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कि जो विड्थ होगी वो क्या होगी, अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जो डिप्लेशन रीजन होगी इसकी विड्थ क्या होगी, इसकी विड्थ तो बढ़ेगी, है ना, विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस और ये क्या बोलते हैं, जो width of the potential barrier reduces, greater proportion of majority charge carriers have the sufficient, now the electrons can easily diffused across, hence holes move through n region into the negative terminal of the condition। फ्रेंड्स इसे मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा आप इसको समझिए। देखिए जैसे कि ये हमारा फॉरवर्ड की केस लेते हैं,
पहले तो आप बायसिंग समझ गए ना कि अगर मैं पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन को क्या कर रही हूँ, इस तरीके से क्या कर रही हूँ, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पी को किसी भी वोल्टेज से कनेक्ट करना बायसिंग कहलाती है, और अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रही हूँ तो ये हमारी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि ये जो है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे मैम। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी इसके जो होल्स हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, वो आपस में। तो ये जो यहाँ पे जो हमारी जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होगी, वो तो ख़त्म होगी, सॉरी मैंने आपको एक्सटेंड बोल दिया था, ये रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी, क्योंकि भाई ये तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इस पोटेंशियल बैरियर को रिड्यूस करेंगे और फिर क्या होगा, कंडक्शन होगा। लेकिन अगर यही डायग्राम मैं कैसे बनाती हूँ, इस तरीके से बनाती हूँ, ये मेरा P हो गया, ये मेरा N हो गया, और यहाँ को इसको मैंने N से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने P से कनेक्ट करे। अब क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, अब ये तो इससे अट्रैक्ट करेगा, इससे अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर वो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जो ऑलरेडी यहाँ पे जो डिफ्लेशन रीजन बनी है वो क्या होगी, ये तो बढ़ेगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इस साइड जा रहे हैं, इस साइड थोड़ी ना जा रहे हैं, तोड़ थोड़ी ना, तो ये क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, ठीक है। डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये रिवर्स बायस्ड हो गया। सो अगर अब मैं एक पीएन जंक्शन का जो है वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले अगर मैं सिलिकॉन की बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो इसको बस अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक करंट क्या होगा, धीरे धीरे एज अ इंसुलेटर काम करता है, लेकिन फिर 0.3 वोल्ट मिला और वो कैसे काम करने लगेगा, एकदम से बढ़ेगा। ऐसे ही सिलिकॉन के केस में क्या होगा, ये धीरे धीरे इंसुलेटर जैसे काम करेगा, और जैसे ही 0.7 रीच करेगा ये क्या हो जाएगा, ये इसका फॉरवर्ड मतलब एकदम से करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो नेगेटिव में क्या होता है फ्रेंड्स, कि देखिए इस तरीके से वो बढ़ता धीरे 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 तो बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो ब्रेक डाउन की कंडीशन में क्या होता है, एकदम से इसमें गिरावट होती। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, गिरावट होना। तो आप ये डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी एप्लीकेशंस देख लीजिए फ्रेंड्स कि इसे कम्युनिकेशन रिसीवर्स में यूज़ करते हैं, डायोड्स को कम्युनिकेशन रिसीवर्स में यूज़ होते हैं फॉर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, स्विच कर इन हाई स्पीड डिजिटल सर्किट में यूज़ होता है, रेक्टिफायर जैसे यूज़ होता है, और कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाते हैं जैसे स्कॉटी डायोड हो गया, वेरेक्टर डायोड हो गया, गन डायोड हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं डायोड्स के। स्पेसिफिकेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल में मुझे लगता नहीं कि आपको समझाने की ज़रूरत है, मैंने पूरा आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कट इन वोल्टेज यानी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द डायोड पे, यानी सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का, ठीक है ना। उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ अ डायोड कैन विथस्टैंड इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जब वो मैक्सिमम की कंडीशन में था, यहाँ तक था ना, फिर उसके बाद एकदम से ब्रेक डाउन का हुआ था, तो इतने में तो वो विथस्टैंड कर गया था रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। दिस वोल्टेज मस्ट नॉट बी एक्सीडेड अदरवाइज द डिवाइस में फेल, यानी कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो डिवाइस फेल हो जाती है, इसीलिए उसमें हमें ब्रेक डाउन की कंडीशन करानी पड़ती। अब फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होता है, ये वो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि डायोड में अपीयर होता है व्हेन द मैक्सिमम एवरेज करंट IF फ्लोज थ्रू इट कंटिन्यूसली, ठीक है। IF जब हम फ्लो कराते हैं तब जो वोल्टेज होता है, ड्रॉप होता है, उसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। IF क्या होता है, IF वो मैक्सिमम करंट होता है जो कि अलाउ करता है किसी भी डायोड में फ्लो होने का विदाउट गेट डैमेज, यानी कि अगर वो यहाँ तक
इस तरीके से यहाँ तक वो मैक्सिमम करंट फ्लो करा रहा था, यहाँ तक जो है वो उसकी कैपेबिलिटी है, तो यहाँ तक वो जो है डिवाइस को डैमेज नहीं होने देगा। उससे ज़्यादा करंट भी अगर बढ़ गया तो फिर डिवाइस हमारा डैमेज हो जाएगा, फिर ओवरलोडिंग की कंडीशन हो जाती है। मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या होता है? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ये मैक्सिमम करंट होता है दैट फ्लोज थ्रू द डायोड व्हेन द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज और पीआईवी, जो पीआईवी रिवर्स वोल्टेज या पीआईवी के टाइम पे जो करंट आता है उसे हम मैक्सिमम रिवर्स करंट, जैसे हमने फॉरवर्ड करंट पढ़ा वैसे ये रिवर्स करंट होता है। फिर मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट क्या होता है? देखिए हम ये सर्ज करंट जो होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। करंट में फॉरवर्ड करंट जो है थोड़ी देर के लिए फ्लो करता है ना, जैसे हमने बोला थोड़ी देर के लिए ये फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट। उसके बाद जंक्शन का टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें हमारा डिवाइस जो है डैमेज ना हो, उसे हम मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर कहते हैं। कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ डायोड्स देख लीजिए फ्रेंड्स। पावर जो लो पावर डायोड्स होते हैं वो कुछ सेवरल मिलीवॉट को हैंडल कर सकते हैं, जबकि मीडियम पावर जो होते हैं वो सेवरल वॉट्स को हैंडल कर सकते हैं, और हाई जो है वो हंड्रेड्स ऑफ वॉट को हैंडल कर सकते हैं। अब इसी जो डायोड्स होते हैं उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी होती हैं। एक होता है जैसे सिग्नल डायोड। सिग्नल डायोड्स जो होते हैं वो रेडियो रिसीवर्स, टेलीविज़न से डिजिटल लॉजिक्स में यूज़ होते हैं। स्विचिंग डिवाइस जैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे, जैसे कि जैसे हमने पढ़ा था एज अ स्विच काम करते हैं, तो स्विचिंग डिवाइस जैसे ऑन ऑफ सर्किट के लिए काम आते हैं। फिर एज अ रेक्टिफायर भी काम करते हैं। जो मीडियम टू हाई पावर डायोड्स होते हैं वो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं एसी टू डीसी करंट और वोल्टेज को। ठीक है, नेक्स्ट और भी डायोड्स को कुछ उसमें किया है, जैसे पॉइंट कॉन्टेक्ट्स डायोड्स। पॉइंट कॉन्टेक्ट्स डायोड जो होते हैं वो जो पुरानी माइक्रोवेव कंडक्टर डिवाइसेस के होते थे, इन्हें हम क्रिस्टल भी कहते थे। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे यूज़ हुआ था माइक्रोवेव रिसीवर बनाने के लिए। और जो जंक्शन डायोड्स होते हैं फ्रेंड्स वो अलाउ करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा प्योर मटेरियल को, जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो वाले। ठीक है, फिर अभी हमने 2 टाइप के पढ़े, एक जर्मेनियम डायोड होता है और एक क्या होता है? हमारा सिलिकॉन डायोड होता है। ठीक है, जर्मेनियम डायोड में 0.1 से 0.3 रेडियो और टीवी रिसीवर्स के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें जो है सिलिकॉन में 0.7 के लिए, तो ये हो जाएगा 1000 वोल्ट से लेके अप टू 10 एम्पेयर तक का इन्हें बनाया जा सकता है। सो आई होप, और ये रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ स्पेशल डायोड्स होते हैं। एक होता है जेनर डायोड। सिम्बॉल्स सबके बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। जेनर डायोड जो होता है वो सिर्फ फॉरवर्ड कंडीशन में काम आता है, और यही जो है इसका मेन क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा डायोड है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज होता है उसे हम नी वोल्टेज या जेना वोल्टेज कहते हैं। जनरली ये जो वोल्टेज होता है ये 12 वोल्ट या 27 वोल्ट का होता है। और जेना डायोड, हाँ बस ये आप इसको याद रखिएगा कि विच डायोड इज़ यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर? जेना डायोड। ठीक है, चलिए लाइट एमिटिंग का सबने देखा है, लाइट एमिटिंग। ठीक है, लाइट एमिटिंग क्या होता है? एक 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम पास कराते हैं, ये गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फॉस्फाइड का मटेरियल का बना होता है। ये जनरली फ्लैश लाइट, स्ट्रीट लैम्प्स में यूज़ होता है, और इसकी मतलब वैसे तो अब बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये उसका डायग्राम है, देखिए डायोड इस तरीके का डायोड होता है, और अगर उसमें ऐसी लाइट्स बन रही हैं या ऐसी लाइट्स बन रही हैं तो वो लाइट एमिटिंग डायोड रहेगा। इसको पहचानने का ये अच्छा वो है। फिर फोटो कंडक्टिव डायोड्स, फोटो नाम से समझ में आ रहा, ये यहाँ पे वो फोटो नहीं होता है। फोटो अगर कहीं वर्ड आ रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो लाइट के थ्रू हो रहा है। सो ऐसे कंडक्टिव डायोड जो कि कैपेबल हो कन्वर्टिंग किसमें? लाइट इनटू आइदर करंट और वोल्टेज डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये फोटो देखिए, फोटो कंडक्टिव डायोड में लाइटिंग में ऐसा था और फोटो कंडक्टिव में ऐसे है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट स्कॉटी डायोड। स्कॉटी डायोड क्या होता है? स्कॉटी डायोड आर ऑल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड, जो कि लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप में काम करता है विथ फास्ट स्विचिंग एक्शन। ठीक है, स्कॉटी है, इसका मतलब फास्ट स्विचिंग एक्शन के लिए। ये जो है ये ऑन ऑफ स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ में काम करता होगा। स्कॉटी डायोड ओनली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन मैकेनिज्म लाइक इन पीएन। जैसे पीएन जंक्शन में दोनों इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों पार्टिसिपेट करते थे, जबकि स्कॉटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो ऐसा साइन बना है ये स्कॉटी डायोड का है। ठीक है, चलिए वैरेक्टर डायोड पे आ जाते हैं। वैरेक्टर डायोड जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल इफेक्ट एनर्जी स्टोरेज सेल है। ये जो है ये वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटर्स जैसे यूज भी होता है, इसे वेरी कैप्स भी कहते हैं। ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स जैसे यूज़ होता है। नेक्स्ट है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सबको पता है क्या करता है, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस। और जो डिवाइस ऐसा करती है उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएं, इसका जो है यूज़ डीसी पावर सप्लाईज में, रेडियो सिग्नल्स और डिटेक्टर्स में सोर्स ऑफ पावर इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग करेंट्स में एज फ्लेम रेक्टिफिकेशन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हाई और एक और हाई वोल्टेज करंट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस दी हुई है कि ये यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर लगाया है। पावर ट्रांसफार्मर से किस में जाएगा, डायोड रेक्टिफायर सर्किट में जाएगा। अब डायोड रेक्टिफायर सर्किट से हमें डीसी क्या मिलेगी, पल्स मिलेगी। फिल्टर सर्किट में जाएगा जहाँ पे हमारी डीसी वोल्टेज ही रहेगी, फिर यहाँ पे रेगुलेटर लगा देते हैं और यहाँ पे हमें डीसी वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम है किसका, रेक्टिफिकेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेते हैं। जैसे इसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, हम सबको पता है कि जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन की प्रोसेस करेगा। ट्रांसफार्मर है तो यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है वो स्टेप डाउन की प्रोसेस। फिर उसके बाद रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर करेगा एसी वोल्टेज को, क्योंकि हमारा जो वो इसने ट्रांसफार्मर में तो एसी ही दिया होगा, तो अब एसी को हम कन्वर्ट कराएंगे किस में, डीसी में। और डीसी में कौन कन्वर्ट करेगा, हमारा रेक्टिफायर। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो डीसी मिलता है वो भी कुछ इसमें क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, अनवांटेड रिपल्स होते हैं, मानी कि कुछ हार्मोनिक्स वगैरह होते हैं, तो उन्हें फिल्टर्स जो होता है वो मैं एक्चुअली उसका वर्ड ढूंढ रही हूँ कि आपको कैसे समझाऊँ। कुछ फिल्टर आप समझते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो चीज़ है, उसे हम रिपल्स या हार्मोनिक्स कहते हैं। सो फिल्टर सर्किट्स आर यूज टू एलिमिनेट और फिल्टर आउट द अनवांटेड रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड आउटपुट। और फिर क्योंकि अब जो हमने फिल्टर किया है तो इसे रेगुलेट भी कराना पड़ेगा, तो जो आउटपुट है उसे रेगुलेट करने के लिए वोल्टेज आउटपुट का यूज़ होता है। अब रेक्टिफायर सर्किट्स जो हमने पढ़े वो दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है मैम, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट करता है कि जब जैसे कि ये हमारा फॉरवर्ड ब्यास में जब सिर्फ जो है हमारा कंडक्टर रेक्टिफायर कंडक्ट कर रहा है करंट ओनली व्हेन इट्स फॉरवर्ड ब्यास, तो हम हाफ वेव। और जब फॉरवर्ड और रिवर्स ब्यास दोनों में कन्वर्ट करेगा तब हम क्या कहेंगे उसे, तब हम उसे क्या कहेंगे, हमारा फुल वेव। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा दूं, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि द इनपुट वी गिव हेयर इज अल्टरनेटिंग करंट, दिस इनपुट वी स्टेप डाउन बाय यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, द रिड्यूस वोल्टेज इज फेड टू द डायोड डी एंड द लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए जैसे कि ये है हमारा पीएन जंक्शन, ठीक है, अब हमारा पीएन जंक्शन से हमें एक पूरी एसी साइकिल मिली है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये सिर्फ फॉरवर्ड ब्यास में काम करता है, यानी ये सिर्फ ये ऊपर वाली साइकिल को जाने देगा।
अब ये जब ऊपर वाली साइकिल को जाने देगा तो यहाँ पे जो डायोड लगा है डी तभी कंडक्ट करेगा जब यहाँ से क्या होगी, जब जहाँ यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल मिली तो इसने पॉजिटिव डायोड को कंडक्ट करने दिया। अब जब नेगेटिव आएगी तो डायोड क्या करेगा, ऑफ रहेगा और कंडक्ट नहीं करेगा, तो नेगेटिव साइकिल हमें मिलेगी ही नहीं, तो ये हमें ज़ीरो हो गया। अब फिर जो है दूसरी साइकिल ये पॉजिटिव मिली, ये तो हमारी चली गई। अब पॉजिटिव मिली तो ये हमें क्या मिली, इस तरीके से हमें जो है वो साइकिल मिलती है। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस इसमें जो है वो सेंटर टेप करना पड़ता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। जो डीसी आउटपुट होता है वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो तो ले ही नहीं रहा है। डायोड जो है हाई पीक इन्वर्स वोल्टेज पे काम करता है। अब जो फुल वेव होता है फ्रेंड्स वो दोनों पे काम करता है, किस पे, नेगेटिव। इसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं। 4 डायोड्स देखिए, एक फॉरवर्ड में काम करता है, दूसरा बंद रहता है। तो नेगेटिव मतलब जब हमने यहाँ पे AC इनपुट दिया, ठीक है, ये AC इनपुट दिया तो क्या होगा, D1 और D2 कंडक्ट करेंगे। D1 D2 कंडक्ट करेंगे तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव वाला, नेगेटिव में D1 D2 क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे कि हमने बोला था कि D1 D2 बंद हो जाएंगे, तो कौन कंडक्ट करेगा, D3 D4। D3 D4 इसे ऐसे कंडक्ट करेंगे कि ये कैसे मिलेगी हमें साइकिल, पॉजिटिव में ही मिलेगी। ठीक है, ये ऐसा कैसे होता है, ये अगर हमारी थ्योरेटिकल की बहुत अच्छी क्लास चल रही होती तो मैं इसे ज़रूर आपको समझाती। क्या होता है कि ये जो डायोड्स होते हैं ये फॉरवर्ड कंडीशन में ही काम करते हैं। तो जब D1 D2 बंद रहेंगे तो ये D3 D4 फॉरवर्ड में काम करेंगे, तो इसलिए साइकिल हमें पॉजिटिव मिलेगी। अब जब फिर नेगेटिव पॉजिटिव जाएगी तो D1 D2 कंडक्ट करेंगे और हमें D1 D2 की साइकिल मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो है साइकिल हमें मिलती है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हाफ वेव होता है उसमें ये साइकिल एब्सेंस होती है और जो हमारा फुल वेव होता है उसमें हमारी ये साइकिल मिलती है। ठीक है, चलिए अब कुछ रेक्टिफायर से टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम करंट देख लीजिए। मैक्सिमम करंट यानी कि अगर सिर्फ ओनली पॉजिटिव साइकिल है उसमें जो मैक्सिमम वोल्टेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो उसे हम IM कहते हैं। आउटपुट डायरेक्ट करंट DC जो होता है वो होता है IM अपॉन पाई। पाई की वैल्यू अगर हम 0.318 मतलब 3.142 रख दें तो जो हम 1/3.142 जो हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा 0.318। ठीक है, सो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होती है, 2IM अपॉन पाई। सो जो करंट होती है जो आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर के आउटपुट में मिलती है उसे हम आउटपुट डायरेक्ट करंट DC बोलते हैं। ठीक है, RMS करंट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बहुत बार RMS पढ़ा है। एट द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर the current measured by a common type of emitter before the filtration is called RMS current। जो filtration के पहले जो current मिलती है उसे हम RMS करते हैं। full wave में IM अपॉन 2 होता है और IRMS में जो होता है 0.70 IM। ये मैंने आपको पूरा निकाल के बताया था। उसके बाद यहाँ पे VDC अपॉन यानी DC आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, DC आउटपुट वोल्टेज वही जो वोल्टेज देते हैं हम मैक्सिमम वोल्टेज या ज़ीरो वोल्टेज के टाइम पे होता है। ठीक है, सो ये VAB इज इक्वल्स टू VDC VM अपॉन पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 0.45 RMS मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ और वैल्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पर प्लेट AC वोल्टेज। पर प्लेट AC वोल्टेज का मतलब समझ रहे हैं कि एक एनोड और एक कैथोड रेक्टिफायर के बीच में जो हमें वोल्टेज मिलता है सेफली अप्लाइड वोल्टेज होता है उसे हम पर प्लेट AC वोल्टेज बोलते हैं। PIV मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे जब जो वोल्टेज डेवलप होता है एनोड और कैथोड के बीच में उसे हम पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं। और पीक प्लेट करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेक्टिफायर उसे हम पीक प्लेट करंट बोलते हैं।
लोड करंट क्या होता है? लोड करंट जो मैक्सिमम करंट सप्लाई करते हैं टू द लोड बाय रेक्टिफायर इज कॉल्ड द लोड करंट। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द आउटपुट करंट फ्रॉम अ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग, हैंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्सेस अवेलेबल इन द आउटपुट इज कॉल्ड द रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो रेक्टिफायर की जो हमारी आउटपुट करंट होती है वो कैसी होती है? पल्सेटिंग होती है। तो जो पल्सेस अवेलेबल होती हैं आउटपुट में उसे हम रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रिपल फ्रीक्वेंसी इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी, हाफ वेव के लिए इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि ये हमें ट्वाइस में मिलती है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फुल वेव में, ठीक है। इफ़िशेंसी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी पावर जो है आउटपुट जो पावर रहेगी इनपुट पावर के अपॉन में कर देते हैं तो हम उसे इफ़िशेंसी कहते हैं। हाफ वेव की रेक्टिफायर की होती है 40.6% और फुल वेव की होती है 81.2%। सो यहाँ पे हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको करा दिए हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली जो अरिहंत की नई वाली बुक हुई है फ्रेंड्स, उसके क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आंसर्स में मुझे कुछ आंसर्स में कुछ तो नहीं बोलती, मुझे मैक्सिमम आंसर्स में मिस्टेक्स मिली है। सो प्लीज़ आप जहाँ से भी जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं एक बार उसके आंसर्स को निमी पब्लिकेशंस की जो वेबसाइट है उसके आंसर्स से ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा। साथ ही साथ हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। सो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर पढ़ रहे हैं तो सही पढ़िए, गलत मत पढ़िएगा। थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं तो उसके को मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। हम वैसे तो हम भी जो है निमी पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट फिर भी मैं आप लोगों को एज अ सेफ साइड बता दे रही हूँ कि निमी पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशंस की जो नई बुक आई है उसमें कुछ आंसर्स गलत दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के। सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।